सिंक्रोनस टाइमिंग डायग्राम रीड ऑपरेशन टाइमिंग के बारे में। जैसे इसमें सबसे पहले बताया गया है क्लॉक। क्लॉक इंडिकेट करता है रीड और एड्रेस लाइन को कि वो वैलिड है कि नहीं, और इसको नोटिस किया जाता है मेमोरी के द्वारा। इसमें एक स्टार्ट के लिए बताया गया है, और एक तीसरा बताया गया है रीड में ये बताया जाता है कि हम इंडिकेट करते हैं कि हम रीड करना चाहते हैं, राइट नहीं करना चाहते हैं। एक है एड्रेस लाइन, एड्रेसेस फ्रॉम मेमोरी वी वांट डिले। डेटा लाइंस का मतलब है डेटा फ्रॉम मेमोरी एक्नॉलेज में ये इंडिकेट होता है कि डेटा लाइंस वैलिड है। बस क्लॉकिंग नेक्स्ट है। बस क्लॉकिंग में बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, जैसे कि एड्रेस, जिसमें होता है मेमोरी एड्रेस टू बी रीड। उसके बाद होता है MREQ, RD, MSYN मतलब मास्टर सिंक्रोनाइजेशन डेटा, SSYN यह क्या है, यह ऑपरेशन है एक असिंक्रोनस बस का। असिंक्रोनस बस में कोई भी क्लॉक नहीं होता है। असिंक्रोनस बस में कोई भी क्लॉक नहीं होता है। ऑक्यूरेंस ऑफ वन इवेंट ऑन द बस फॉलोज एंड डिपेंड्स ऑन अ प्रीवियस इवेंट। किसी भी बस में जो इवेंट होता है वो फॉलो होता है और डिपेंड करता है एक प्रीवियस इवेंट पे। रिक्वायर्स करता है कि आपको ट्रैक करना स्टेटस को। ये हार्ड टू डिबग होता है, लेकिन इसमें पोटेंशियल होता है हाई परफॉर्मेंस के लिए। असिंक्रोनस बस नेटवर्किंग के साथ भी यूज़ किया जाता है, जिससे कि प्रॉब्लम विद ड्रिफ्ट एंड लॉस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन हो सकता है। इसमें यूज़ किया जाता है कुछ सेल्फ क्लॉकिंग कोड्स, जैसे कि ईथरनेट। असिंक्रोनस की टाइमिंग डायग्राम में MSYN यानी कि मास्टर सिंक्रोनाइजेशन, जो कि एसेटेड होता है वंस रीड एड्रेस लाइन स्टेबलाइज, और डी एसेटेड होता है जब हम रीडिंग को फिनिश कर लेते हैं। एक होता है SSYN मतलब होता है स्लेव सिंक्रोनाइजेशन। यहाँ पर स्लेव इक्वल मेमोरी है। AC केस मास्टर सिंक्रोनाइजेशन है। मास्टर रीड करता है डेटा बस से। इसमें रीड ऑपरेशंस के लिए भी दिया गया है, एड्रेस लाइंस के लिए भी दिया गया है, और डेटा लाइंस के लिए भी। डेटा लाइंस में क्या करता है, स्लेव प्लेस करता है रिक्वेस्ट डेटा ऑन बस आर्बिट्रेशन। इनपुट आउटपुट चिप्स have to become bus master to read and write memory and to cause interrupts। इनपुट आउटपुट चिप्स को बनना होता है बस मास्टर, ताकि वो रीड कर सकें और राइट कर सकें मेमोरी, एंड टू कॉज इंटरप्ट्स। यदि दो या ज़्यादा डिवाइसेस बनना चाहते हैं बस मास्टर एट द सेम टाइम, तो एक बस आर्बिट्रेशन मैकेनिज़्म की ज़रूरत पड़ती है। आर्बिट्रेशन मैकेनिज़्म सेंट्रलाइज या फिर डिसेंट्रलाइज हो सकता है। एक सिंपल फॉर्म ऑफ सेंट्रलाइज आर्बिट्रेशन आपको दिखाया जाएगा। जब आर्बिट्रर यह देखता है कि एक या ज़्यादा डिवाइसेस मास्टर बनना चाहते हैं, तो ये इशू करता है ग्रांट। इसके लिए वो क्या करता है, एसेट करता है बस ग्रांट लाइन को। यह एक बस आर्बिट्रेशन का छोटा सा डायग्राम आपको बताया गया है, जिसमें आर्बिट्रर का ब्लॉक है। बस रिक्वेस्ट के लिए बहुत सारे ब्लॉक हैं, और जो 1 2 3 4 5 है वो सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। और इसमें कुछ लाइन दिए गए हैं बस ग्रांट के लिए, कि बस ग्रांट या तो दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। और सभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में बस ग्रांट के लिए बस ग्रांट या फिर बस डिसअप्रूवल के लिए लाइन दिया गया है। जो पहला डायग्राम है वो है एक सेंट्रलाइज 1 लेवल बस आर्बिट्रर है, जिसमें डेजी चेनिंग का इस्तेमाल हुआ है। अब आते हैं सेकेंड डायग्राम पे। सेकेंड डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि आर्बिट्रर का यूज़ हुआ है, लेकिन अब यहाँ पर बस रिक्वेस्ट के 2 लेवल्स हैं, इसलिए यहाँ पर सभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में 2 लाइंस का यूज़ हुआ है। 2 और 2 टोटल 4 लाइंस का यूज़ हुआ है। तो इसमें बस रिक्वेस्ट के लिए 2 लेवल, बस रिक्वेस्ट लेवल 1 और बस रिक्वेस्ट लेवल 2 का इस्तेमाल हुआ है, और बस ग्रांट लेवल 1 बस ग्रांट लेवल 2 का इस्तेमाल हुआ है। यानी कि यह सेम आर्बिट्रर है, लेकिन इसमें 2 लेवल्स का इस्तेमाल हुआ है। पहला स्कीम जो बताया गया है
वो उसमें जो क्लोजेस्ट डिवाइस है वही हमेशा विन होगा। यानी कि जो पहला डायग्राम है उसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये होती है कि डिवाइस इनपुट और आउटपुट डिवाइस 1 को ही जल्दी ग्रांट मिलेगा। सेकेंड स्कीम में मल्टीपल लेवल्स ऑफ प्रायोरिटी हैं। एक डिवाइस जो कि असेट करेगा लाइन फॉर इट्स प्रायोरिटी और आर्बिटर ग्रांट करेगा रिक्वेस्ट बाय असेटिंग द लाइन विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी। जैसे कि आप देखते हैं कि CPU मस्ट compete करता है फॉर द डिवाइस ऑन मोस्ट एवरी साइकिल इज दैट मस्ट रीड ए वर्ड ऑफ मेमोरी। मेमोरी इज ऑफन पुट ऑन अ सेपरेट बस फ्रॉम द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सो इट डज नॉट हैव टू बी compete। डिसेंट्रलाइज बस आर्बिट्रेशन भी ऑल्सो पॉसिबल है। एक कंप्यूटर के पास 16 प्रायोरिटाइज बस रिक्वेस्ट लाइन हो सकती हैं। जब एक डिवाइस बस को यूज़ करना चाहता है तो यह एसेट करेगा इसकी रिक्वेस्ट लाइन को। सारे डिवाइसेस मॉनिटर करते हैं सारे रिक्वेस्ट लाइंस को, इसलिए किसी भी बस साइकिल के एंड में प्रत्येक डिवाइसेस यह जानता है कि क्या वह हाईएस्ट प्रायोरिटी रिक्वेस्टर है या नहीं। ये मेथड अवॉइड करती है नेसेसिटी ऑफ एन आर्बिट्रर, लेकिन इसमें ज़्यादा रिक्वायर होता है, इसमें बस लाइंस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा डिसेंट्रलाइज स्कीम इक्विवेलेंट होता है टू द डेज़ी चेन आर्बिट्रेशन माइनस द आर्बिट्रर इज शोन ऑन द फॉलोइंग स्लाइड। डिसेंट्रलाइज बस आर्बिट्रेशन में आप देख सकते हैं कि आर्बिट्रेशन लाइन होती है, इन आउट के लिए फंक्शन रहता है। यहाँ पर जो 1 2 3 4 5 है वो सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, प्लस इसमें वोल्टेज सप्लाई के एक अलग लाइन दी गई है। इसमें बस एक रिक्वेस्ट और बिजी के लिए बिजी का सिग्नल शो करने के लिए ऑप्शन भी दिया गया है। बस ऑपरेशन अभी तक हमने ये देखा है कि हम अभी तक कंसिडर कर रहे हैं ऑर्डिनरी बस साइकिल्स को, जिसमें एक मास्टर रीडिंग होता है फ्रॉम अ स्लेव और राइटिंग टू वन। आप ये भी देख सकते हैं कि और भी तरह के बस साइकिल्स एग्जिस्ट हैं। नॉर्मली एक वर्ड एक टाइम पे ट्रांसफर होता है, फिर भी जब कैचिंग यूज होता है ये डिज़ायरेबल होता है टू फैच एन एंटायर कैचे लाइन एट वंस। ब्लॉक ट्रांसफ़र ज़्यादा एफिशिएंट हो सकता है सक्सेसिव इंडिविजुअल ट्रांसफ़र से। मास्टर्स पुट करता है नंबर ऑफ वर्ड्स जो कि टू बी ट्रांसफ़र होता है ऑन द डेटा लाइंस ड्यूरिंग द फर्स्ट बस साइकिल। बस ऑपरेशंस में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि एड्रेस के लिए, डाटा के लिए, MREQ, RD वेट और ब्लॉक के लिए। और बहुत सारे टाइमिंग साइकिल का यूज़ हो सकता है, जैसे कि T1, T2, T3, T4, T5, T6 और T7। एक दूसरे तरह का इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ बस साइकिल ये होता है कि वो इंटरप्ट को हैंडल कर सकता है। जब CPU कमांड देता है एक इनपुट डिवाइसेस को किसी चीज़ को करने के लिए, तो ये यूजली एक्सपेक्ट करता है एक इंटरप्ट जब वर्क डन होता है। इंटरप्ट सिग्नलिंग रिक्वायर करता है बस को। अभी तक मल्टीपल डिवाइसेस में वांट टू कॉज एन इंटरप्ट साइमल्टेनियसली, सेम काइंड ऑफ ऑर्बिटेशन प्रॉब्लम हमें ऑर्डिनरी बस साइकिल के साथ होती है जो कि प्रेजेंट है। यूजुअल सॉल्यूशन ये होता है कि आपको असाइन करना है प्रायोरिटी और यूज़ करना है एक सेंट्रलाइज आर्बिट्रर्स। बस ऑपरेशंस स्टैंडर्ड इंटरप्ट कंट्रोलर चिप्स एग्जिस्ट होते हैं और वो वाइडली यूज होते हैं। IBM PC और इसके सारे सक्सेसर यूज़ करते हैं इंटेल 8259A चिप। अब टू 8 इनपुट आउटपुट कंट्रोलर्स डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं टू द 8 IR इनपुट्स टू द 8259A। जब इनमें से कोई डिवाइसेस एक इंटरप्ट कॉज करना चाहते हैं तो ये एसेट करते हैं इसके इनपुट लाइन को। जब एक या से ज़्यादा इंटरप्ट एसेटेड होते हैं तो 8259A एसेट इंटरप्ट विच ड्राइव्स द इंटरप्ट पिन ऑन द CPU। जब CPU एबल होता है टू हैंडल द इंटरप्ट, ये सेंड बैक करता है पल्स ऑन INTA। इस पॉइंट पे 8259A स्पेसिफाइज करता है कि क्या इनपुट जिसका इनपुट कॉज होगा इंटरप्ट बाय आउटपुटिंग द इनपुट्स नंबर ऑन द डेटा बस। CPU यूज़ करेगा दैट नंबर टू इंडेक्स इनटू ए टेबल ऑफ पॉइंटर्स कॉल्ड इंटरप्ट वेक्टर्स, ताकि फाइंड किया जा सके एड्रेस ऑफ द प्रोसीजर टू रन टू सर्विस द इंटरप्ट।
बहुत सारे 8259A कैस्केडेड हो सकते हैं टू हैंडल मोर देन 8 इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। बस ऑपरेशंस, बस ऑपरेशंस में यहाँ पर इस डायग्राम में दिया गया है 8259A इंटरप्ट कंट्रोलर का यूज़। 8259A इंटरप्ट कंट्रोलर बहुत सारे सिग्नल्स को रिसीव कर रहा है, जैसे कि INTA, RD, WR, A0 और CS। इसके अलावा यह D0 से D7 तक के सिग्नल्स को भी रिसीव कर रहा है, और यह क्लॉक, कीबोर्ड, डिस्क, प्रिंटर, इन सारे सिग्नल्स को भी रिसीव कर रहा है। यह यूज़ है 8259A इंटरप्ट कंट्रोलर का। अब हम बता रहे हैं आपको मेमोरी के अंतर्गत हम आपको इसमें बता रहे हैं टाइप्स ऑफ स्टोरेज। सेकेंडरी मेमोरी में एक ऐसा सेकेंडरी मेमोरी में जो भी डेटा रहता है वो इवेंचुअली यूज़ होता है और लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर किया जाता है। मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर किया जाता है वह यूज़ होता है नियर फ्यूचर में, टेम्पररी हो सकता है, फास्टर एक्सेस होता है स्टोरेज से। रजिस्टर्स में डेटा इमीडिएटली रिलेटेड होता है टू द ऑपरेशन बीइंग एग्जीक्यूटेड, और रजिस्टर्स में फास्टर एक्सेस होता है एज कम्पेयर टू मेमोरी। स्टोरेज कैपेसिटी को मेज़र करने के लिए बहुत सारे यूनिट्स हैं, जैसे कि KB स्टैंड्स फॉर किलोबाइट, जिसमें 1024 बाइट्स हो सकते हैं। कुछ डिस्केट्स में मेमोरी किलोबाइट्स में होती है, और कैचे मेमोरी भी जनरली किलोबाइट में ही होती है। MB मेगाबाइट, इसमें मिलियन बाइट्स होते हैं। ज़्यादातर रैम का जो साइज होता है वो MB में होता है। GB गीगाबाइट, यानी कि बिलियन बाइट्स। हार्ड डिस्क की कैपेसिटी GB में होती है। CD और DVD की कैपेसिटी भी GB में होती है। TB टेराबाइट्स, यहाँ पर TB मतलब टेराबाइट्स, इसका मतलब होता है ट्रिलियन बाइट्स, जो कि बहुत सारे लार्ज हार्ड डिस्क में इसका इस्तेमाल होता है। मेमोरी के बहुत सारे नेम्स हैं, जैसे कि प्राइमरी स्टोरेज, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, इंटरनल स्टोरेज, मेन मेमोरी। मेन टाइप्स ऑफ मेमोरी में होते हैं, जैसे कि रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। रैम में रिक्वायर होता है कि हम रिक्वायर करेंगे करंट टू रिटेन वैल्यू। रैम जो मेमोरी होती है वो वॉलेटाइल होती है। इसमें डाटा और इंस्ट्रक्शंस को रीड किया जाता है और मॉडिफाइड किया जा सकता है। यूज़र्स टिपिकली रिफ़र करते हैं इस तरह की मेमोरी के लिए। रैम में क्या रखा होता है? व्हाट्स इन रैम में होता है ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड डिटेल्स, प्रॉब्लम। नेक्स्ट जो डिटेल होता है रैम में वो होता है कि जो प्रोग्राम करेंटली रन हो रहा है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। थर्ड, किसी भी प्रोग्राम को जो डाटा की रिक्वायरमेंट होती है वो स्टोर होता है रैम में। और यदि कोई इंटरमीडिएट रिज़ल्ट जो कि आउटपुट बन सकता है या आउटपुट बनने वाला है वह रहता है रैम में। रोम नॉन वॉलेटाइल होता है। इसमें इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है फॉर बूटिंग द कंप्यूटर। डाटा और इंस्ट्रक्शन रीड हो सकते हैं लेकिन मॉडिफाइड नहीं हो सकते। इंस्ट्रक्शंस टिपिकली रिकॉर्डेड होता है एट फैक्ट्री। यह एक डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं कि रैम इस तरीके से प्लेस होता है। रोम, एड्रेस बस, डाटा बस, CPU, मदरबोर्ड, डिस्क ड्राइव, ये सभी चीज़ें आपको दिखाई गई। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रैम मल्टीपल हो सकते हैं, रोम भी मल्टीपल हो सकते हैं। रैम और रोम के साइज में काफ़ी डिफरेंस है। CPU जनरली एक चिप की तरह होता है जो किसी बॉक्स के अंदर हो सकता है। डिस्क ड्राइव में आप देख सकते हैं कि यहाँ सर्कुलर शेप्स होते हैं और ये पूरा प्लेसमेंट होता है मदरबोर्ड के ऊपर।
मेमोरी प्रोसेसर से डाटा डाटा लेता भी है और प्रोसेसर को डाटा देता भी है। मान लीजिए कोई इनपुट किसी भी इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से प्रोसेसर को दिया गया है, तो प्रोसेसर उसे मेमोरी और स्टोरेज में दोनों तरफ भेज सकता है, और यदि उस इनपुट का आउटपुट डिस्प्ले हो सकता है तो प्रोसेसर उसे एक आउटपुट डिवाइसेस को भेजेगा। मेमोरी डिवाइसेस में होते हैं रैम, रोम, प्रॉम, ईप्रोम। स्टोरेज डिवाइसेस में होता है ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, CDR ड्राइव, CDRW डिस्क, DVD, ब्लू रे डिस्क। जैसे मान लीजिए इनपुट डिवाइसेस से कोई डेटा इंस्ट्रक्शन दिया गया, तो वह किस सीक्वेंस को फॉलो करेगा यहाँ इस डायग्राम में बताया गया है। इनपुट डिवाइसेस से यदि कोई डेटा दिया गया है तो वह सबसे पहले जाएगा कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट के बाद वह यदि कोई कैलकुलेशन के लिए जा रहा है तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में जा सकता है। और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट ये दोनों ही CPU के अंतर्गत होते हैं। यदि कोई भी कैलकुलेशन करने के बाद लगता है कि मेमोरी में स्टोर करना है कुछ डेटा, तो मेमोरी में जाएगा, और परमानेंट स्टोरेज करना है तो वह स्टोरेज में जाएगा। और यदि कोई आउटपुट डिस्प्ले करना है तो कंट्रोल यूनिट से डेटा होते हुए किस में जाएगा, आउटपुट डिवाइसेस में। स्टोरेज डिवाइस के कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टोरेज डिवाइसेस में स्पीड हो सकती है, यह स्पीड लो, हाई या मीडियम ऐसी हो सकती है। वॉलेटिलिटी, जो भी स्टोरेज डिवाइसेस की वॉलेटिलिटी होती है वो वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल हो सकती है। जो भी एक्सेस मेथड है स्टोरेज डिवाइसेस में, एक्सेस मेथड जनरली नॉन सीक्वेंशियल होता है या रैंडम होता है। पोर्टेबिलिटी, स्टोरेज डिवाइस की पोर्टेबिलिटी प्रेजेंट टाइम में अच्छी होती है। स्टोरेज डिवाइसेस का साइज काफ़ी कम होता है। और कॉस्ट एंड कैपेसिटी, स्टोरेज डिवाइसेस की कॉस्ट इस बात पे डिपेंड करती है कि आप कितना अमाउंट और डेटा स्टोर करना चाहते हैं। कई बार ये हो सकता है कि यदि आपको ज़्यादा कैपेसिटी का डेटा स्टोर करना है तो आपको ज़्यादा कॉस्ट लग सकता है। बेसिक यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, बिट यानी कि बाइनरी डिजिट्स, जो कि सबसे छोटा यूनिट है मेजरमेंट का। इसमें दो पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं, 0 या 1। बिट में यदि लाइट जल रही है तो ऑन, जैसे कि ऑन और ऑफ का यूज़ होता है। बाइट में 8 बिट्स होते हैं। मिली सेकेंड्स, जो स्मॉल यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है उसमें प्रोसेसर और मेमोरी स्पीड्स को भी काउंट किया जाता है। जैसे कि मिली सेकेंड MS, यानी कि एक थाउजेंड्स ऑफ सेकेंड, 1/1000 इक्वल 10⁻³ माइक्रो सेकेंड होता है मिलियन ऑफ अ सेकेंड, 1/1,000,000 इक्वल 10⁻⁻6। नैनो सेकेंड NS क्या होता है, 1 बिलियन ऑफ अ सेकेंड होता है, 1/1,000,000 इक्वल 10⁻⁻9। लार्ज यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मेमोरी स्टोरेज। यहाँ पर आपको इस बात का नोट करना है कि पावर ऑफ 2 का यूज़ हुआ है क्योंकि कंप्यूटर मेमोरी और स्टोरेज बेस्ड होते हैं ऑन द बेसिक यूनिट बिट। किलोबाइट KB, 1000 बाइट 1024 इक्वल 2⁻10। मेगाबाइट MB, a million 1048576 इक्वल 2⁻20। गीगाबाइट a billion 1073741 इक्वल 2⁻30। ए कंप्लीट सेट ऑफ इंसाइक्लोपीडियाज रिक्वायर करता है अबाउट 700 MB ऑफ स्टोरेज, 30 मिनट्स ऑफ वीडियो, 1/4 ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होता है किसी भी टिपिकल DVD में। टेराबाइट, 8,099,511,627,776 इक्वल 2⁻40। 20 मिलियन 4 टावर फिलिंग कैबिनेट्स फुल ऑफ टेक्स्ट, इसमें 200 DVDs की भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। रैम, रोम, प्रॉम, ईप्रोम। मेमोरी डिवाइसेस,
यह क्या एक और ज़्यादा सेट्स ऑफ चिप्स जो कि स्टोर कर सकते हैं डेटा, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शंस आइदर टेम्पररी या परमानेंटली, इन्हें कहा जाता है मेमोरी। ये क्रिटिकल प्रोसेसिंग कंपोनेंट होता है किसी भी कंपोनेंट में। पर्सनल कंप्यूटर यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप्स के मेमोरी डिवाइसेस। मेमोरी डिवाइसेस में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। वो वर्क करते हैं डिफरेंट तरीक़ों से और परफॉर्म करते हैं डिस्टिंक्ट फंक्शंस को। इसके अलावा जो अदर मेमोरीज हो सकते हैं वो हो सकते हैं CPU रजिस्टर्स या कैचे मेमोरी। रैम पैकेज होता है एज अ चिप। इसका बेसिक स्टोरेज यूनिट जो होता है वो होता है सेल, यानी कि 1 बिट पर सेल। मल्टीपल रैम चिप्स मिलकर बनाते हैं एक मेमोरी को। रैंडम एक्सेस मेमोरी वॉलेटाइल होती है, जिसका कि इस्तेमाल होता है टेम्पररी स्टोरेज के लिए। टिपिकली रैम का जो रेंज होता है वो 256 MB से लेके 4 GB और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। एट प्रेजेंट टाइम 4 GB से ज़्यादा के भी रैम आ रहे हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब होता है डायरेक्ट एक्सेस टू एनी पार्ट ऑफ मेमोरी। रैम के लिए जैसे आप देख सकते हैं कि यदि 20 बिट ऑफ एड्रेस जा रहा है और जिसमें डेटा इनपुट भी है और राइट भी है, तो 220 बाइट्स ऑफ रैम इसके लिए इस्तेमाल हो सकता है, जो कि 1 मेगाबाइट हो सकता है। और जो डेटा आउटपुट होगा, जो डेटा आउटपुट में होगा 8 बिट्स ऑफ डेटा, यानी कि ओरिजिनल डाटा से रिलेटेड कुछ परसेंट इन्फॉर्मेशन ही रैम में स्टोर होगा। जब हम बात करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में, ज़्यादातर समय हम इसके रैम के बारे में बात करते हैं। यदि कोई प्रोग्राम रैम में स्टोर होता है तो इसका मतलब ये है कि सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है कंसिक्वेंटली एड्रेस बाइट्स रैम में। डेटा वैल्यूज़ या वेरिएबल्स स्टोर होते हैं कहीं पर भी रैम में, और इसको एक्सेस करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप सीक्वेंशली एक्सेस करें। इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों एक्सेस हो सकते हैं रैम से यूजिंग एड्रेस। रैम एक क्रूशियल पार्ट है कंप्यूटर्स के ओवरऑल आर्किटेक्चर का। नॉन वोलेटाइल मेमोरी रोम, डी रैम और एस रैम वोलेटाइल मेमोरी हैं। ये इंफॉर्मेशन को लूज़ कर देते हैं यदि पावर ऑफ किया जाए। नॉन वोलेटाइल मेमोरी रिटेन करते हैं वैल्यूज़ पावर ऑफ के केस में भी। जेनरिक नेम इसे बोला जाता है रीड ओनली मेमोरी रोम। यह मिसलीडिंग होता है क्योंकि कुछ रोम्स यह कई बार मिसलीडिंग हो सकता है क्योंकि कुछ रोम्स रीड और मॉडिफाइड दोनों किए जा सकते हैं। टाइप्स ऑफ रोम के 4 टाइप्स होते हैं, प्रोग्रामेबल रोम प्रॉम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम ईप्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रॉम डबल ईप्रोम, फ्लैश मेमोरी यूज्ड इन पोर्टेबल डिजिटल डिवाइसेस, फर्मवेयर, program instruction used frequently, program stored in a ROM, boot time code, BIOS, basic input output system, graphic cards, disk controllers। जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, फिर भी जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक इनपुट डिवाइसेस से मान लीजिए कोई डेटा लिया गया है जो प्रोसेसर को दिया गया है। प्रोसेसर यहाँ नहीं कि यहाँ पर CPU है, CPU और कंट्रोल यूनिट है और साथ में ALU भी। तो यदि उनको लगता है कि यदि कंट्रोल यूनिट को लगता है कि कुछ डेटा स्टोर करना है तो स्टोरेज में भी जाएगा, टेम्परेरी रूप से स्टोर करना है मेमोरी में जाएगा, और परमानेंटली स्टोर करना है तो स्टोरेज में जाएगा, और कुछ आउटपुट प्रदर्शित करना है तो आउटपुट डिवाइसेस में जाएगा। स्टोरेज वर्सेस मेमोरी मतलब होता है एग्जांपल रैम। यह इंफॉर्मेशन को किसी भी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखता है मेमोरी, जो कि वोलेटाइल हो सकता है। मेमोरी की जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क, यानी कि यदि हमको कोई डेटा एक्सेस करना है रैम से तो वह हम ज़्यादा स्पीड से एक्सेस कर पाएंगे, और रैम ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू स्टोरेज का एग्जांपल होता है हार्ड डिस्क। इंफॉर्मेशन इसमें लंबे समय के लिए रखी जा सकती है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि स्टोरेज नॉन वोलेटाइल होता है। यह मेमोरी से स्लोअर होता है, मेमोरी से स्लो वर्क करता है, और यह मेमोरी से चीपर भी हो सकता है, यानी कि सस्ता हो सकता है। कैटेगरीज ऑफ स्टोरेज में अदर्स हो सकते हैं मैग्नेटिक, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क, जिप डिस्क और हार्ड ड्राइव,
ऑप्टिकल डिवाइसेस में हो सकते हैं सी डी रोम, DVD। सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइसेस में हो सकते हैं USB की, जो कि बहुत कॉमन फॉर्म है सॉलिड स्टेट स्टोरेज का। मैग्नेटिक स्टोरेज एक्सप्लॉइट करते हैं ड्यूअलिटी ऑफ मैग्नीशियम और एंड इलेक्ट्रिसिटी। यह कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को मैग्नेटिक चार्ज में, कैप्चर करते हैं मैग्नेटिक चार्ज किसी भी स्टोरेज मीडियम में। इसके बाद ये दोबारा रीजनरेट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम स्टोर्ड मैग्नेटिक चार्ज। पोलैरिटी ऑफ मैग्नेटिक चार्ज रिप्रेजेंट करता है बिट वैल्यूज़ 0 और 1 को। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैग्नेटिक ड्राइव्स के डायग्राम में एक सर्कुलर है और एक रेक्टेंगल है। मैग्नेटिक डिस्क यह फ्लैट सर्कुलर प्लेटर होता है जिसमें मेटेलिक कोटिंग का इस्तेमाल होता है, जो कि रोटेटेड होता है बीनीथ रीड राइट हेड। रैंडम एक्सेस डिवाइसेस, इसमें रीड राइट हेड मूव्ड हो सकता है किसी भी लोकेशन पे ऑन द प्लेटर। हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क हो सकते हैं मैग्नेटिक डिस्क। कॉस्ट परफॉर्मेंस लीडर है, यह जनरल पर्पस ऑनलाइन सेकेंडरी स्टोरेज के लिए। मैग्नेटिक ड्राइव स्टोरेज कैपेसिटीज़, फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी जनरली 1 MB या उसके लगभग आसपास होती थी। हार्ड ड्राइव्स की जो कैपेसिटी आने लगी वो 80 GB से 500 GB आने लगी। टेराबाइट भी पॉसिबल है, जो कि रेयर माना जाता है, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम बहुत सारे डिवाइसेस में पहले से ही इतनी टेराबाइट स्टोरेज कैपेसिटी दी जा रही है। एक फ्लॉपी डिस्क एक पोर्टेबल कम एक्सपेंसिव स्टोरेज मीडियम है, जो कि एक पतले सर्कुलर और फ्लेक्सिबल प्लास्टिक डिस्क से मिल के बना होता है। इसमें एक मैग्नेटिक कोटिंग इनक्लोज होती है स्क्वायर शेप्ड प्लास्टिक शेल के अंदर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लॉपी डिस्क, शुरुआती फ्लॉपी डिस्क 8 इंच चौड़े थे और उसके बाद उनकी चौड़ाई 5.25 इंच तक रह गई, और आज के समय में ज़्यादा वाइडली यूज़ होने वाले फ्लॉपी डिस्क 3.5 इंच चौड़े होते हैं और वह टिपिकली 1.44 मेगाबाइट डेटा ही स्टोर कर सकते हैं। एक फ्लॉपी डिस्क एक मैग्नेटिक डिस्क है, जिसका मतलब ये होता है कि ये यूज़ कर सकता है मैग्नेटिक पैटर्न टू स्टोर डेटा। फ्लॉपी डिस्क का जो भी डेटा है उसे रीड किया जा सकता है और उसमें डेटा भी राइट किया जा सकता है। फॉर्मेटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम किसी भी डिस्क को प्रिपेयर करते हैं फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। यहाँ पर फॉर्मेटिंग यूज़ होती है फ्लॉपी डिस्क में। फ्लॉपी डिस्क में एक ट्रैक होता है जो कि नैरो रिकॉर्डिंग बैंड होता है, जो कि फॉर्म करता है एक फुल सर्कल ऑन द सरफेस ऑफ द डिस्क। हार्ड डिस्क दूसरे तरह का ऑक्सिलरी स्टोरेज जो होता है वो होता है हार्ड डिस्क। एक हार्ड डिस्क कंसिस्ट करता है एक या ज़्यादा रिगिड मेटल प्लेट्स को, जो कि कोटेड होता है विद अ मेटल ऑक्साइड मटेरियल, जो कि अलाउ करता है डेटा टू बी मैग्नेटिकली रिकॉर्डेड ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटर्स। हार्ड डिस्क प्लेटर्स स्पिन करता है एट अ हाई रेट ऑफ स्पीड, टिपिकली 5400 to 7200 रिवॉल्यूशन पर मिनट RPM। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क फॉर पर्सनल कंप्यूटर, उसकी जो रेंज हो सकती है वो हो सकती है 10 GB से लेके 120 GB तक। 1 बिलियन बाइट्स को बोला जाता है गीगाबाइट। इसमें हो सकते हैं सेक्टर्स, प्रत्येक ट्रैक डिवाइडेड होता है पाई शेप्ड वेजेस में, और हो सकती है इसमें क्लस्टर, जहाँ पर 2 या ज़्यादा सेक्टर्स कंबाइंड होते हैं, और इसमें हो सकते हैं ट्रैक्स। डेटा रिकॉर्डेड होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर बैंड्स में। ऑप्टिकल मास स्टोरेज डिवाइसेस स्टोर किए जा सकते हैं इसमें बिट वैल्यूज एज वेरिएशन इन लाइट रिफ्लेक्शन। हायर एरियल डेंसिटी होती है और लॉन्गर डेटा लाइफ होती है मैग्नेटिक स्टोरेज से। यह स्टैंडर्डाइज और रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव होते हैं। ऑप्टिकल मास स्टोरेज डिवाइसेस का यूज़, यह एक रीड ओनली स्टोरेज होते हैं जिसकी की परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट काफ़ी लो होती है। इसमें एप्लीकेशन होते हैं विथ हाई कैपेसिटी रिक्वायरमेंट्स और पोर्टेबिलिटी, यदि एक पोर्टेबिलिटी इन अ स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट इज़ नीडेड। ऑप्टिकल ड्राइव्स कई तरह की हो सकती हैं, जैसे कि CD, जिसका कि स्टोरेज अप्रॉक्स 700 MB तक होता है। CD रोम रीड ओनली होता है। CDR रिकॉर्ड टू ए CD। CDRW कैन राइट एंड इरेज CD टू रीयूज इट।
इसे ही रीराइटेबल भी कहा जाता है। इसके अलावा डीवीडी यानी कि डिजिटल वीडियो डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी, एक कॉम्पैक्ट डिस्क या सीडी जिसे हम ऑप्टिकल डिस्क भी बोलते हैं, यह एक फ्लैट राउंड पोर्टेबल स्टोरेज मीडियम है जो कि यूजुअली डायामीटर में 4.75 इंच की होती है। एक सीडी रोम रीड ओनली मेमोरी एक कॉम्पैक्ट डिस्क है जो कि यूज़ करता है सेम लेज़र टेक्नोलॉजी जैसे जो यूज़ किया जाता है ऑडियो सीडी के द्वारा फॉर रिकॉर्डिंग म्यूज़िक। इसके अलावा इसमें कंटेन होता है अदर टाइप्स ऑफ डेटा भी रखा जा सकता है जैसे कि टेक्स्ट, ग्राफिक्स और वीडियो। किसी भी सीडी रोम की कैपेसिटी 650 MB तक हो सकती है। डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क, डीवीडी रोम, इसमें 4 GB से ज़्यादा का स्टोरेज रखा जा सकता है जिसमें कई तरह का डेटा रखा जा सकता है, इसीलिए हम बोलते हैं इसे वेरीज विथ फॉर्मेट। डीवीडी रोम रीड ओनली होता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे रिकॉर्डेबल फॉर्मेट्स भी मिलते हैं जैसे कि डीवीडी RW। यह ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है एक सीडी से। इसमें एक स्पेशल लेज़र की ज़रूरत पड़ती है ताकि आप इस पे रीड कर सकें। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डीवीडी का डायग्राम दिया गया है, इसमें 1.5 μm का इस पूरा बेस्टेंड का यूज़ हुआ है। इसके अलावा इसमें आप देख सकते हैं कि पिट मिंडेस्ट ड्यूरामेस्टर 0.83 μm का इस्तेमाल हुआ है। ब्लू रे टेक्नोलॉजी, इसका नेम डिराइव्ड हुआ है फ्रॉम द ब्लू वायलेट लेज़र जिसका यूज़ होता है टू रीड एंड राइट डेटा। इसे डेवलप किया गया था बाय द ब्लू रे डिस्क एसोसिएशन विथ मोर देन 180 मेंबर्स जैसे कि डेल, सोनी, LG। ब्लू रे की जो डेटा कैपेसिटी होती है वो डीवीडी से काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि ब्लू रे यूज़ करता है एक ब्लू लेज़र जो कि 405 नैनोमीटर का होता है इंस्टीड ऑफ अ रेड लेज़र जो कि 650 नैनोमीटर का होता है। इससे ये अलाउ होता है कि डेटा ट्रैक्स इस डिस्क में बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं। इसके अलावा इसमें ऐसा करने से ज़्यादा स्मॉल बिट्स हो सकते हैं एज ऑन डीवीडी। अब जैसे हम कंपैरिजन करते हैं डीवीडी और ब्लू रे में, डीवीडी का जो स्टैंडर्ड डीवीडी का जो स्टोरेज साइज होता है वो होता है 4.7 GB और ब्लू रे डिस्क का जो साइज होता है 25 GB से भी ज़्यादा 25 GB या उससे ज़्यादा हो सकता है। दोनों में पॉलीकार्बोनेट लेयर होते हैं। अब हम पिट लेंथ की बात करते हैं। जो मिनिमम पिट लेंथ होता है डीवीडी में वो होता है 0.4 μm और ब्लू रे डिस्क में जो मिनिमम पिट लेंथ होता है वो होता है 0.15 μm। अब बात करते हैं रिकॉर्डिंग लेयर की। जो रिकॉर्डिंग लेयर होता है डीवीडी में वह कम होता है लेकिन ब्लू रे में ज़्यादा होता है। अब ऑप्टिकल ट्रांसमिशन और प्रोटेक्शन लेयर, ऑप्टिकल ट्रांसमिशन और जो प्रोटेक्शन लेयर होता है वह ब्लू रे डिस्क का थिन होता है और डीवीडी का थोड़ा सा फैट होता है। और ट्रैक पिच, अब हम बात करते हैं ट्रैक पिच की। डीवीडी का जो ट्रैक पिच होता है वो 0.74 μm होता है और ब्लू रे डिस्क का ट्रैक पिच 0.32 μm होता है। डीवीडी में रेड लेज़र का इस्तेमाल होता है और ब्लू रे डिस्क में ब्लू लेज़र का इस्तेमाल होता है। ब्लू रे टेक्नोलॉजी में कई सारे फॉर्मेट्स आए हैं जैसे कि BD रोम रीड ओनली, यह प्री रिकॉर्डेड कंटेंट के इस्तेमाल होता है। BDR रिकॉर्डेबल, यह PC डेटा स्टोरेज के इस्तेमाल होता है। BDRW री राइटेबल, यह इस्तेमाल हुआ है PC डाटा स्टोरेज के लिए। BDRE री राइटेबल, यह HDTV रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर हम आपको एक बार फिर से कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में बता रहे हैं। एक बस में CPU, इंट्रो डिवाइसेस और रैम इन सभी का समावेश हो सकता है। इसके अलावा बस में CPU, कीबोर्ड, डिस्प्ले, रैम, हार्ड डिस्क, CD रोम इन सभी का समावेश हो सकता है।
मान लीजिए सीपीयू को इस बात को चेक करना है कि क्या यूज़र ने कुछ टाइप किया है, तो कीबोर्ड, तो सीपीयू से सिग्नल किसके पास जाएगा, कीबोर्ड से, और ये पूछा जाएगा कि कीबोर्ड क्या यूज़र ने कुछ टाइप किया है, तो वह उसी तरीके से रिप्रेजेंट होगा जैसे बिना बस के होता था, बस के रिप्रेजेंट होगा सेम वे में ऑन द बस। प्रत्येक डिवाइस सीपीयू को छोड़ के एक स्टेट मशीन में होता है जो कि कॉन्स्टेंटली चेक करेगा कि बस पर क्या है, यानी कि कीबोर्ड और डिस्प्ले दोनों बस को डेटा दे भी सकते हैं और बस से डेटा ले भी सकते हैं। कीबोर्ड इस बात को नोटिस करेगा कि उसका नाम बस पे है और वह इंफॉर्मेशन को रीड कर सकता है। अदर डिवाइसेस इग्नोर करेंगे इस इंफॉर्मेशन को। कीबोर्ड उसके बाद लिखेगा कि सीपीयू, हाँ सीपीयू को लिखेगा कि यस यूज़र ने टाइप किया है ए, और इसका आंसर जाएगा बस को भी जाएगा, सीपीयू को भी जाएगा, और सीपीयू कहेगा हाँ यूज़र ने टाइप किया है ए। सेम पॉइंट पे सीपीयू रीड करेगा बस को और कीबोर्ड को भी रिस्पॉन्स देगा। बस पूरे बस में सीपीयू सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसे उसे हाईलाइट किया गया है। यदि हम सारी चीज़ों को एक साथ लें तो एक बस के साथ सीपीयू, कीबोर्ड, डिस्प्ले, रैम, हार्ड डिस्क और सीडी रोम ये सभी जुड़े हुए हो सकते हैं। रैम कंप्यूटर का मेन मेमोरी है, इसी में प्रोग्राम और डेटा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। सीपीयू एक नेवर एंडिंग साइकिल में वर्क करता है, यह रैम से इंस्ट्रक्शन को रीड करता है और उन्हें एग्जीक्यूट करता है, यानी कि सीपीयू और रैम टू वे में कनेक्टेड हो सकते हैं। यह साइकिल ऑर्केस्ट्रेटेड होता है बाय द कंट्रोल यूनिट इन द सीपीयू। इसके बाद यहाँ पर आपको एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम बताया गया है। मेमोरी रजिस्टर, जिसमें बहुत सारे रजिस्टर्स हो सकते हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, ये सारे कंपोनेंट जो होते हैं वो कंपोनेंट होते हैं इनसाइड द सीपीयू। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कंट्रोल यूनिट और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कंट्रोल यूनिट यूज़ करता है एएलयू प्लस मेमोरी और रजिस्टर्स को भी। नेक्स्ट हम स्मॉल डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट द प्रोग्रामिंग। हमें एग्जामिन करना है हार्डवेयर फॉर अ कंप्यूटर। इसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, ट्रूथ टेबल, लॉजिक गेट्स, और साथ में हमें स्टेट और ट्रांजिशन लेने पड़ेंगे एक स्टेट मशीन के, और हमें वर्किंग ऑफ अ सीपीयू और मेमोरी। मान लीजिए हम अब हार्डवेयर को प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस का जानकारी चाहिए कि हम हार्डवेयर को किस तरह का इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन कर रहे हैं प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शंस के बारे में। प्रोग्राम्स आर मेड ऑफ, प्रोग्राम्स बहुत सारे इंस्ट्रक्शन से मिलकर बने होते हैं। सीपीयू एग्जीक्यूट करता है एक इंस्ट्रक्शन को, सीपीयू एग्जीक्यूट करता है एक इंस्ट्रक्शन को एवरी क्लॉक साइकिल में। मॉडर्न सीपीयू एक से ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन एज पर थ्योरेटिकल हम इसे इग्नोर कर रहे हैं। स्पेसिफाई करेंगे प्रोग्राम को और इसके इंस्ट्रक्शंस को। इसके लिए बहुत टाइप के लैंग्वेजेस का इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि लो लेवल लैंग्वेज में लिया जाता है मशीन लैंग्वेज को, इंटरमीडिएट लेवल में लिया जाता है असेंबली लैंग्वेज को। टिपिकली टुडे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होता है। जब भी हम किसी प्रोग्राम को और इसके इंस्ट्रक्शन को स्पेसिफाई करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि हाई लेवल प्रोग्राम्स के लिए प्रत्येक स्टेटमेंट ट्रांसलेट हो सकता है बहुत सारे इंस्ट्रक्शन। एग्जांपल सी
टेंडिंग टू सी ए प्लस बी 2। इसका मतलब ये होता है, या इस इंस्ट्रक्शन को जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो कैसे करेंगे, लोड ए इंटू R1, यानी कि हम ए को लोड करेंगे R1 में, बी को लोड करेंगे R3 में, और जो भी R2 नाम का रजिस्टर रहेगा उसमें R1 प्लस R3 करेंगे और स्टोर करेंगे R2 की वैल्यू को C में। असेंबली लैंग्वेज, इसमें स्पेसिफाई किया जाता है प्रत्येक मशीन इंस्ट्रक्शन को, और इसमें मैनेमोनिक फॉर्म का यूज़ किया जाता है। एग्जांपल लोड R1, A। मशीन लैंग्वेज, इसमें स्पेसिफाई किया जाता है प्रत्येक मशीन इंस्ट्रक्शन को यूजिंग बिट पैटर्न्स। एग्जांपल 11 0 11 01 000 00 111 00 11। मशीन या और असेंबली लैंग्वेज, हमारे पास एक मशीन होती है जो कि एग्जीक्यूट कर सकती है इंस्ट्रक्शन को। इसमें बेसिक क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं कि क्या इंस्ट्रक्शन हमें इस्तेमाल करने हैं, कैसे इंस्ट्रक्शन रिप्रेजेंटेड होंगे कंप्यूटर हार्डवेयर में। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि 2 तरह के इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन वर्सेस सिंपल इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर जो कि आज के समय में यूज़ किए जा सकते हैं उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शन सेट रहते हैं जिन्हें कहा जाता है सिस्क, यानी कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। जो पहले के होते थे, आज के ऑलमोस्ट ऑल कंप्यूटर 20 ईयर्स अगो वर सिस्क। 80s में इंट्रोड्यूस हुआ रिस्क, RISC, इसका मतलब होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, जिसमें कम और लेस पावरफुल बेसिक इंस्ट्रक्शंस थे, लेकिन सिंपल, फास्टर और इजी थे ताकि डिज़ाइन किया जा सके CPU। इससे कैन मेक पावरफुल इंस्ट्रक्शन। इसके लिए हम कंबाइन करते थे बहुत सारे कुछ इंस्ट्रक्शंस को। जो भी RISC का जो परफॉर्मेंस था वह CISC से ज़्यादा था बहुत सारे एप्लीकेशंस के लिए। जो पेंटियम से रिलेटेड डिवाइसेस हैं वो एक्चुअली SCISC यानी कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट पे बेस्ड हैं। क्यों है वो? इसलिए क्योंकि इसकी कंपेटिबिलिटी होती है विद, ताकि यह कंपेटिबल हो सके ओल्डर सॉफ्टवेयर के साथ। न्यूअर एप्लीकेशन टाइप्स जैसे कि मीडिया प्रोसेसिंग एटसेट्रा परफॉर्म बेटर कर सकते हैं विद स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। द वर्ल्ड हैज़ बिकम टू कॉम्प्लेक्स टू टॉक अबाउट RISC वर्सेस CISC। जब भी हम RISC वर्सेस CISC के बारे में बात करते हैं तो यह ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। कुछ कॉमन असेंबली इंस्ट्रक्शन इंक्लूडेड हैं, जैसे कि लोड। यह इंस्ट्रक्शन एक वैल्यू को लोड करता है रैम से किसी भी रजिस्टर्स में। लोड डायरेक्ट, यह पुट करता है एक फिक्स्ड वैल्यू इन वन ऑफ द रजिस्टर्स, जैसा कि स्पेसिफाइड किया जाएगा। स्टोर, इसकी मदद से स्टोर किया जाता है वैल्यू एक स्पेसिफाइड रजिस्टर में टू द रैम। ऐड किया जाता है कंटेंट ऑफ 2 रजिस्टर्स, उसके बाद रिजल्ट को रखा जाता है किसी थर्ड रजिस्टर में। कुछ कॉमन इंस्ट्रक्शन और हैं, जैसे कि कंपेयर। यदि वैल्यू किसी भी स्पेसिफाइड रजिस्टर की लार्जर है उस वैल्यू से जो कि सेकेंड रजिस्टर में रखा गया है, तो इसके लिए यूज़ होता है कंपेयर। जंप, यदि वैल्यू रजिस्टर R0 की 0 है तो इसे चेंज करने के लिए इंस्ट्रक्शन पॉइंटर टू द वैल्यू इन अ गिवन रजिस्टर। ब्रांच, यदि वैल्यू एक स्पेसिफाइड रजिस्टर में लार्जर है देन दैट इन अनदर रजिस्टर, तो ब्रांच के माध्यम से उसे चेंज IP टू ए स्पेसिफाइड वैल्यू। मशीन लैंग्वेजेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ CPU अंडरस्टैंड करते हैं डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को। बहुत तरह की CPU हो सकती हैं, जैसे कि पेंटियम फैमिली, सेलेरॉन, Xeon, AMD K6, Cyrix। यह इंटेल x86 फैमिली का हिस्सा हैं। पावर PC, मैक, ड्रैगन बॉल, पाम पॉयलेट, स्ट्रॉन्ग, ARM, MIPS, VNCE। उसके अलावा बहुत सारी स्पेशलाइज या जनरल पर्पस भी CPUs हैं। वे रिप्रेजेंट करते हैं इंस्ट्रक्शंस को डिफरेंटली इन देयर असेंबली मशीन लैंग्वेज।
इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।